हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा वेक्टर। बेटा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास, आप किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि बताइए इसका मास कितना, तो आप इजीली उसको मेज़र कर सकते हैं। तो मास एक क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, जैसे आप बोलते ही हो मेज़र करके कि अभी टेम्परेचर 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो वो क्वांटिटी जो मेज़र की जा सके, जिनको तोला जा सके, वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मास, टेम्परेचर, टाइम, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। परंतु मैं अगर आपसे ये कहूँ, क्या पेन को मेज़र किया जा सकता है, क्या इमोशंस को मेज़र किया जा सकता है, क्या थॉट को मेज़र किया जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा नो, उनको तोला नहीं जा सकता। क्लियर है भाई, कि किसको कितना पेन हो रहा है ये मेज़र नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है बेटा, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जस्ट उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। क्या मतलब है सर इसका? मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया और आप उससे बोला गया कि इसका मास बताइए। आपने उसको तोला और सामने वाले को आंसर किया लेट इसका मास 5 kg है। तो जो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि इसका मास बताइए, आपने उसको कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इसका मास कितना है, 5 kg। जो सामने वाला है उसको पूरा आपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। क्लियर है बात आपको? सिर्फ और सिर्फ वो इस एक न्यूमेरिकल वैल्यू के को पूछना चाह रहा था और वही आपने उसको बता दिया। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है बात आपको? परंतु कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो लेट 5 न्यूटन था, तो आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। क्लियर है? तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फोर्स का क्या होगा बेटा, 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। लेट मैंने एक्स डायरेक्शन में क्या लगाया है, फोर्स लगाया। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के लिए अगर मैं कहूं कि मैं 5 मीटर पर सेकंड गया था, क्लियर है बात, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर किस डायरेक्शन में गए थे, ईस्ट में गए थे, वेस्ट में गए थे। तो वेलोसिटी की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपको एक मैग्नीट्यूड प्लस में क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट कुछ मैं क्वांटिटीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ी हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में। आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम ये क्लास 9th में पढ़ा है। ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, वर्क, एनर्जी, हीट, ये सभी क्वांटिटीज़ कैसी हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर है बात आपको? इनको डिफाइन करने के लिए कोई भी आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है और इनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्लियर है? नाउ अब हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे किसी भी एक वेक्टर को। मान लीजिए आपको 50 न्यूटन फोर्स दे दिया गया और ये बता दिया गया कि वो किधर लग रहा है, ईस्ट की तरफ। तो आप उसको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी बात हो रही है। तो आप पहले एक स्केल लेंगे। लेट एक स्केल लिया मैंने कि 1 सेंटीमीटर अगर मैं एक कॉपी में लाइन खींचूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 10 न्यूटन। तो 50 न्यूटन को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कितने की लाइन खींचनी पड़ेगी, आप बोलेंगे सर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 50 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड है तो एक एरो हेड आप लगा देंगे टूवर्ड्स ईस्ट साइड। क्लियर है बात आपको? तो एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है कॉपी में एक एरो से, जिसका आपको स्केल अपने हिसाब से चूज़ करना है और उसकी जो डायरेक्शन होगी एरो की, वो पैरेलल होगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ गया कि एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसका आपके पास स्केल चूज़ करने की छूट होगी, परंतु उस एरो की जो एरो हेड की डायरेक्शन सेम होगी जो कि उस वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पर ईस्ट बोला तो ये वेक्टर का एरो हेड टूवर्ड्स क्या होना चाहिए बेटा, ईस्ट ही होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अब आप देखिए, ये
5 सेंटीमीटर का जो मैंने एरो खींचा, तो जो लेंथ ऑफ एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। क्लियर है बात आपको। और ये पॉइंट जहाँ से ये आपने शो किया है, स्टार्ट किया है आपका एरो, तो ये पॉइंट दिखाता है कि ये 50 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है बात आपको। बेटा इस एरो के इस पार्ट को टेल बोलते हैं और आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब आपके पास क्वांटिटीज़ की बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। अब आपके पास मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करें कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। तो आपको आज से करना क्या है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एक एरो हेड लगाकर, वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, एरो हेड। या फिर बुकों में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि वेलोसिटी के ऊपर जस्ट क्या दिखे, आपको बार दिखे। क्लियर है। तो अब अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे लिखी जाएगी तो आप समझ जाएंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी को ऐसे लिखा तो आप समझ गए ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए एक ब्लॉक है और आप इसको इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, और एक बंदा रस्सी से, जिसने इस ब्लॉक की रस्सी बांध रखी है और रस्सी से एंगल थीटा पर इसको ऊपर की तरफ रस्सी से खींच रहा है। क्लियर है। तो आपने इस फोर्स को एरो हेड से दिखा दिया बेटा, लेट दिस विल बी F1, और इस फोर्स को मैंने एरो हेड से दिखा दिया, लेट F2। क्लियर है बात आपको भाई। वो मैंने जो फोर्स ये लगा रहा था उसका स्केल कर पर्टिकुलर वो यहाँ पर एरो हेड से दिखा दिया है। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने टॉपिक का नाम क्या है, पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। आप इस वेक्टर को कहीं पर भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को भी मैंने पैरेलली यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। यही टॉपिक है। आप फोर्स, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो उसको आप पैरेलली क्या कर सकते हैं बेटा, शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। वेक्टर एरो कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट चेंजिंग इस लेंथ। आपको करना क्या है, पैरेलली का मतलब क्या हो गया, पैरेलली का मतलब हो गया डायरेक्शन चेंज नहीं, और लेकिन आपको साथ के साथ ये भी ख्याल रखना है कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या ना हो चेंज, मतलब इनकी जो लेंथ है जो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड, वो भी क्या ना हो, चेंज ना हो। क्लियर है बात आपको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और उनके बीच में एंगल 120 दे रखा है। इसी तरीके से ए और बी के बीच में वेक्टर 90 दे रखा है, और यहाँ पर भी 90 दे रखा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बताइए, और आप आंसर कर देंगे 120, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। आपको किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बताने के लिए एक प्रोसीजर देखना है। आपको ये देखना है कि क्या उसकी टेल से टेल मिली हुई है या हेड से हेड मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये हेड है वेक्टर ए का और ये वेक्टर बी की क्या है, टेल। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तो टेल से टेल मिली होनी चाहिए या फिर हेड से हेड मिला होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर हाँ ये ए की टेल है और ये बी की टेल है और ये दोनों मिली हुई है, तो आप ए और बी के केस में अब यहाँ पर आंसर 90 डिग्री बोलेंगे तो ये एग्जैक्टली सही है। इसी तरीके से यहाँ पर हेड से हेड मिला हुआ है और इनके बीच में भी एंगल 90 है, आप आंसर 90 करेंगे तो ये राइट है। परंतु यहाँ पर अगर आपने आंसर 120 कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेड से टेल मिली हुई है और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तो टेल से टेल मिली हो या फिर हेड से हेड। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको आगे की तरफ क्या कर लेंगे, शिफ्ट। मैंने अभी भी बताया कि वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किए जा सकते हैं, मैंने इसके आगे की तरफ क्या कर लिया बेटा, शिफ्ट कर लिया। अब आगे की तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है और ये एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है बेटा, 120 के बजाय 60 है। क्लियर है बात आपको, क्योंकि अब इनकी टेल से टेल क्या हो गई हैं, कनेक्टेड हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं ये टेल से टेल क्या हो गई है यहाँ पर, कनेक्टेड। नोटिस करें एक बात, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर टेल से टेल मिला दी मैंने, ये एंगल 60 हो गया, तो ये बाहरी एंगल कितना हो गया, 300, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। क्लियर है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, 300। तो कई बच्चे कह सकते हैं कि सर ए और बी के बीच में तो एंगल 300 भी है। क्लियर है। तो आपको हमेशा छोटे वाला एंगल लेना है, वी हैव टू टेक स्मॉलर एंगल सच दैट थीटा इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर और छोटा हो 180 डिग्री के और बड़ा और इक्वल हो किसके,
0 डिग्री के। आपको स्मॉलर एंगल लेना है 2 वेक्टर के बीच में। क्लियर है। अब काइंड्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर हैं, उनको देखते हैं। पहला है बेटा इक्वल्स वेक्टर। मान लीजिए 2 वेक्टर हैं ए और बी, अगर उन दोनों की सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, इक्वल वेक्टर बोल सकता हूँ। क्लियर है। तो ए और बी देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैंने सेम स्केल सेम लेंथ खींची हुई है ना, और डायरेक्शन भी पैरेलल है, तो सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों आपके क्या हैं, ए और बी इक्वल वेक्टर है। आप बताइए क्या ये और ये आपका इक्वल वेक्टर होगा? देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है परंतु डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। क्लियर है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर की एक ही कंडीशन है कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। मैंने एक एग्जांपल दिखाया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है परंतु इनको पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। इसी तरीके से इनका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, परंतु हमारी तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है बेटा, डायरेक्शन की, तो ये भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। एक बात जो नोट करने वाली है कि इक्वल्स वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम। बट 2 पैरेलल वेक्टर में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर, जैसे कि ये केस में वो इक्वल वेक्टर नहीं है परंतु ये केस में वो इक्वल वेक्टर भी है। तो आपको ये याद रखना है कि इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होते हैं। क्लियर है बात आपको, परंतु 2 पैरेलल वेक्टर में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से ही पता चल गया होगा, डायरेक्शन जस्ट क्या होनी चाहिए, 2 वेक्टर्स की अपोजिट होनी चाहिए। नेगेटिव वेक्टर, बेटा नेगेटिव देखो ये सारे हैं वेक्टर्स, नोटिस करें आप, इसमें सब में 2 वेक्टर्स लगा हुआ है, 2 पेयर चाहिए, ठीक है, 2 पेयर हैं, तो उनको देखकर हम बता सकते हैं ये इक्वल वेक्टर है, वेक्टर्स हैं। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है, और ये क्या हो गए बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। परंतु नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, मान लो आपको एक वेक्टर दिया गया है तो आप उस वेक्टर का जस्ट अपोजिट कर दो। नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं कहूँगा कि बी ए का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, ये बात याद रखें आप। ए का जस्ट उल्टा क्या है, ये बी, और इस बी को क्या बोला गया है, नेगेटिव वेक्टर। वहाँ पर पेयर की आवश्यकता थी, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलने के लिए 2 वेक्टर्स चाहिए, यहाँ पर एक ही वेक्टर है, जस्ट उसको क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव का जस्ट मैंने आपको मतलब बता रखा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बी इज नेगेटिव ऑफ ए। क्लियर है कि बी का उल्टा कौन है, ए, या फिर मैं बोल सकता हूँ ए का उल्टा कौन है, बी। यही बात मैं जो अभी आपको बता चुका हूँ वही यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या ऐसा लिखना सही है, ए नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ए नेगेटिव वेक्टर, आपको लगेगा कि एंटी पैरेलल में हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो नेगेटिव वेक्टर आपका क्या होगा, हमेशा एंटी पैरेलल्स वेक्टर होंगे। बेटा मैंने अभी देखो यहाँ पर वेक्टर लिखा और यहाँ पर क्या है, वेक्टर्स। क्लियर है बात आपको। तो नेगेटिव वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है, जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, पेयर ऑफ वेक्टर्स है। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर हम जैसे इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे थे, वहाँ पर ऐसे बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉन्करेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, वो वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करें। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अगर एक सी वेक्टर जो आपकी तरफ ऐसे आ रहा होता, जैसे पेन दिखा रहा हूँ मैं, तो ये वेक्टर आपका कोप्लेनर नहीं होता क्योंकि ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है बात आपको। तो ए बी क्या है, आपके कोप्लेनर वेक्टर है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये कोप्लेनर भी है और साथ के साथ क्या है, कॉन्करेंट भी है। तो इनको कैसे बोलेंगे, कॉन्करेंट कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि एक प्लेन में भी लाई कर रहे हैं और इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। बेटा कोई भी 2 वेक्टर हमेशा, अगर 2 वेक्टर दिए हों तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कैसे, मान लीजिए ये 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये इनका प्लेन ये वाला हो गया। क्लियर है बात आपको। अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि ये दे रखे हैं, तो ये वाला प्लेन इनका क्या हो गया,
इस वाले प्लेन में ये आ गए। क्लियर है बात आपको? आप कैसे भी देखिए, अगर ऐसे कर देंगे तो मैं ये वाला प्लेन दिखा दूंगा आपको। क्लियर है बात? तो दो वेक्टर हमेशा किस में होंगे? एक प्लेन में होंगे। लेकिन थ्री वेक्टर्स की बात करूं मैं तो थ्री वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे ये एग्जांपल दूं मैं तो ये तीन वेक्टर हैं एक प्लेन में, परंतु अगर मैं ये वेक्टर ऐसे कर दूं तो अब ये कोप्लेनर नहीं रहे। क्लियर है? ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में है, ठीक है, ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में है, परंतु ये तीसरे वाला अब प्लेन से आउट हो गया। अगर आप ये प्लेन लेंगे तो ये दो तो अब ये जो दिस वन एंड दिस वन तो प्लेन में है, परंतु ये रेड वाला अब क्या हो गया? आउट ऑफ प्लेन। अब ऐसे अगर आप ये प्लेन लें तो ब्लू और रेड तो प्लेन में आ गए, परंतु वो थर्ड वाला आपका आउट ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि तीन वेक्टर अगर ऐसे हैं तभी प्लेन में होंगे। और थ्री वेक्टर के बारे में ये बोला जा सकता है कि ये मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। परंतु टू वेक्टर को आप कैसे भी रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, तो ये जो आपका शीट वाला प्लेन हो गया। अगर ये ऐसे रखेंगे तो मैं ये प्लेन दिखा दूंगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? कैसे भी रखिए आप, वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का ऐसा पेयर जो आपस में परपेंडिकुलर हो उसे बेटा ऑर्थोगोनल्स वेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती और जीरो वेक्टर आर ओनली ऑफ मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस। इनको मैथमेटिकली यूज, एक तरीके से मैथमेटिकली यूज़ करते हैं हम। अब मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा कि कैसे जीरो वेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल फ़ायदे के लिए हम जीरो वेक्टर बोलते हैं और कुछ नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 है। ठीक है, और इसकी नोटेशन क्या है? लेट ए वेक्टर है और वो ए यूनिट वेक्टर है, तो ए के ऊपर आपको कैप दिखाना है और इसको रीड करेंगे ए कैप। क्लियर है बात आपको? इस तरीके से नोटेशन दिखाना है और आप उसको रीड करेंगे ए कैप। क्लियर है? इसका काम क्या है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका सिर्फ एक ही काम रह गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन पर्पज़ के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा एक वेक्टर होता क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मोड ए इंटू ए कैप। क्लियर है? मोड ए मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ए कैप किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को। तो ए कैप को अगर मैं निकालूं तो वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाता है? ए कैप, एंड दैट इज यूनिट वेक्टर। क्लियर है बात? अच्छा, अब मान लो मेरे को एक्स डायरेक्शन में, लेट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है, जाना है। तो मेरे को एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने डिफाइन किया हुआ है एक यूनिट वेक्टर आई कैप। मतलब अगर मैं कहीं पर भी आई कैप लिख दूंगा तो उसका मतलब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ तो वहाँ के लिए जो यूनिट वेक्टर असाइन हुआ है वो है जे। क्लियर है बात आपको? और जेड डायरेक्शन में जाने के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर असाइन हुआ है के। क्लियर है बात आपको? तो अगर कहीं पर आपको के दिखे, आई दिखे या जे दिखे तो इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, फिर से ज़्यादा समझ में आएगा। लेट आपको रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। देखो मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया 10 और वो किस तरफ लग रहा है? एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। ठीक है, सॉरी अगर क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा है तो। ए फोर्स 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट इन इट इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया और डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन की तरफ है। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए आपके लिए यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई है। मतलब जो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर जो ओनली रिप्रेजेंट करता है क्या? डायरेक्शन। तो आप क्या लिख देंगे? 10 आई। इसको ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला है कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया बेटा और डायरेक्शन बता रहा है आई कैप, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग? एक्स डायरेक्शन के अलोंग। क्लियर है? अगर आपको कहीं पर ये लिखा मिले F इजिकल टू -10 आई कैप, इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ।
क्लियर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है। तो आप इस चैप्टर को देखिए, लेक्चर को। इस लेक्चर में हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद मैंने बात की आपकी कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो डिफरेंट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को हमने देखा। ठीक है, जैसे मैंने फोर्स, वेलोसिटी वगैरह को क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस, टाइम वगैरह को क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी। फिर कैसे एक वेक्टर को आप कॉपी पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर एक एरो हेड से, तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने बात की बेटा आपसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, क्लियर है, और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी हमने देखा। इन सभी को आप देखेंगे और कोई डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।